Hello students, welcome back. I am CA Pramod Patipati and you are watching CA Final Financial Reporting Classes. And last में हमने क्या कंप्लीट किया था सर? इंडियस 10 का जो है ना कंप्लीट लेक्चर, दैट इज कंप्लीट डिटेल रेगुलर लेक्चर्स आर अवेलेबल ऑन माय यूट्यूब चैनल. उसके साथ साथ में नोट्स और क्वेश्चन बैंक सारी चीजें मेरे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल है. और अब हम चालू कर रहे हैं इंडियस 23, दैट इज बोरोइंग कॉस्ट, जो एक मीडियोकर इंडेक्स है जहाँ पे हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे. और इसका रेफरेंस हमने देखा था इंडेक्स 40 में, इंडेक्स 16 में, इंडेक्स 38 में. जब भी कोई बोरिंग होता है तो फिर बोरिंग के केस में हम जो फाइनेंस कॉस्ट होगा ना उसको हम ऐड करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन, फॉर द पर्पस ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री हुआ, कॉस्ट ऑफ मेरा पीपी हुआ, कॉस्ट ऑफ मेरा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी. बहुत सारे जगह रेफरेंस देखा था. तो फिर आज फाइनली हम ये जो चैप्टर है वो चालू करने वाले, जो इंडिया से ये चालू करने वाला है, राइट? तो हम चालू करने वाले सर इंडियस 23, दैट इज बोरोइंग कॉस्ट. बिफोर स्टार्टिंग लेट मी टेल यू, एक इंट्रोडक्शन दे दूं क्या इंडियस 23 का? इंट्रोडक्शन इन द सेंस बोरोइंग कॉस्ट. ठीक है, इंडियस 23 बोरोइंग कॉस्ट स्टार्ट करने वाले हैं. क्या क्या पढ़ने वाले इसमें? तो सर यहाँ पे हम पढ़ने वाले सबसे पहले मीनिंग ऑफ बोरोइंग कॉस्ट. बीसी नहीं, बोरोइंग कॉस्ट. मीनिंग ऑफ बोरोइंग कॉस्ट. ठीक है. फिर उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे सर? मीनिंग ऑफ क्वालिफाइंग एसेट, राइट? फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे? फिर उसके बाद पढ़ेंगे रिकग्निशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट. यानी सर अगर इन केस वो बोरोइंग कॉस्ट, अगर वो बोरोइंग कॉस्ट अलोंग विद दैट, बोरोइंग कॉस्ट के साथ साथ में क्वालिफाइंग असेट भी है, तो फिर उस केस में उसको कैसे रिकग्नाइज करेंगे हमारे बुक्स में, वो भी पढ़ेंगे. फिर उसके बाद आगे देखेंगे हम कमेंसमेंट, फिर उसके बाद सस्पेंशन और सिसेशन. और इसका एक और टॉपिक होगा जनरल बोरोइंग्स एंड स्पेसिफिक बोरोइंग्स. ठीक है. ये जो है ना ये मोटा मोटा टॉपिक्स पढ़ने वाले इस पर्टिकुलर चैप्टर में. बाकी का जो है ना एक मिसलेनियस टॉपिक्स भी है. हाँ, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सचेंज डिफरेंस वाला. क्या देखेंगे? एक्सचेंज डिफरेंस. तो ये मोटे मोटे टॉपिक्स है जहाँ पे हम पढ़ने वाले इसमें, मतलब ये सारी चीजें टॉपिक इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ने वाले, राइट? और कितना बोरिंग कॉस्ट हम कैपिटलाइज करेंगे, राइट? फिर उसके बाद क्या कौन से एसेट है जो क्वालिफाइंग एसेट होगा. एक्सचेंज डिफरेंस यानी क्या सर? मैंने बोरिंग किया था इन दी फॉरेन करेंसी. फिर उसके बाद एक्सचेंज डिफरेंस जो है ना, ड्यू टू एक्सचेंज डिफरेंस, जो भी एक्सचेंज डिफरेंस आएगा उसको कितना मैं कैपिटलाइज कर सकता हूँ इन माई एसेट. तो फिर वो पूरा चीजें हम यहाँ पे देखेंगे, राइट? वो पूरा चीजें यहाँ पे देखेंगे सर. सबसे पहले चालू करेंगे विद द मीनिंग ऑफ बोरिंग कॉस्ट. विद द मीनिंग ऑफ बोरिंग कॉस्ट. मीनिंग ऑफ बोरोइंग कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होगा सर? बोरोइंग कॉस्ट मींस एंड इंक्लूड्स. क्या क्या इंक्लूड करेगा? बोरोइंग कॉस्ट मींस एंड इंक्लूड्स इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट which are directly attributable in borrowing funds. यानी क्या सर? समझा नहीं.
नहीं समझा, बताता हूँ ना। अभी इंटरेस्ट कॉस्ट, अभी जो बोरिंग कॉस्ट है, बोरिंग कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड करेंगे? सबसे पहले इंटरेस्ट कॉस्ट। इंटरेस्ट कॉस्ट यानी क्या है सर? मैं फंड्स बोरो करूंगा, किसी से फंड्स बोरो करूंगा, और वो जो बोरोड फंड्स है उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करूंगा ना, इंटरेस्ट पे करूंगा, वो इंटरेस्ट कॉस्ट है। वो जो इंटरेस्ट है ना, वो इंटरेस्ट मेरा बोरिंग कॉस्ट के मीनिंग में कवर होगा, राइट? वो जो इंटरेस्ट है मेरा बोरिंग कॉस्ट में इंक्लूड होगा। देन अदर कॉस्ट क्या है सर? अदर कॉस्ट क्या है? अदर कॉस्ट इज नथिंग बट जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, यानी क्या सर? जब भी मैंने लोन लेने के टाइम पे, जो भी लोन लेता हूँ ना, लोन लेने के टाइम पे मैंने क्या किया? सर ब्रोकरेज पे किया। क्या? किसको? जो भी ब्रोकर है उसको ब्रोकरेज पे किया फॉर द पर्पस ऑफ लोन, ठीक है। अब ये जो कॉस्ट है, ये जो कॉस्ट है, ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू माय कॉस्ट है, राइट? मेरा जो बोरोड फंड है उसी के रिलेटेड है। अगर मुझे लोन नहीं लेना होता, अगर लोन नहीं लेना होता तो फिर वो ब्रोकरेज पे करता हो क्या? नहीं सर। तो फिर वो भी कॉस्ट इसमें इंक्लूड होगा। तो दो चीजें इंक्लूड होगा, इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। क्या सर? डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू माय, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू माय बोरिंग फंड्स। क्या ये चीज समझे यहाँ तक? यस, नो? ठीक है सर, ये तो समझ गया। अब यहाँ पे जब भी हम पे करते हैं, हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है एंड कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, क्या? कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंसेस, कभी ये सुना है क्या? केडी, केई एंड केडी, ऐसा कभी सुना है क्या इंटर में? राइट, फाइनल में कभी भी सुना है? इंटर में एफएम में पढ़ते थे हम, केई क्या होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और कॉस्ट ऑफ केडी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर क्या होता है। तो फिर ये जो चीज है, ये बोरोइंग के, बोरोइंग कॉस्ट के मीनिंग से एक्सक्लूड किया गया है। सिर्फ हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे सर? वी विल इंक्लूड ओनली इंटरेस्ट कॉस्ट। इंटरेस्ट कॉस्ट यानी which is my core interest on the borrowed funds, and other cost in the sense sir, which is directly attributable to the arrangement of the funds। ये दो चीजें हम इंटरेस्ट कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे। ये दोनों कॉस्ट सर हम इंटरेस्ट में इंक्लूड करेंगे। और उसके बाद अदर एक्सपेंसेस होगा, अदर एक्सपेंसेस विच आर नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। ये जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है, इसको क्या करेंगे सर? हम पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे, राइट? पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। और यहाँ पे इसको जो है ना, इसको हम, अगर वो इफ सेटिस्फाइज कंडीशन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट, तो फिर ये जो है ना सर, ये कैपिटलाइज कर देंगे। कंडीशंस क्या है वो पढ़ेंगे। बस यहाँ पे सिंपल मीनिंग समझ लो, क्या है सिंपल मीनिंग? बोरोइंग कॉस्ट, बोरोइंग कॉस्ट में दो चीज इंक्लूड होते हैं। एक इंटरेस्ट कॉस्ट होता है, राइट? इंटरेस्ट कॉस्ट होता है। एक अदर अदर कॉस्ट होगा। इंटरेस्ट कॉस्ट क्या है सर? मैंने फंड्स बोरो किया, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ। और अदर कॉस्ट क्या है सर? अदर कॉस्ट यानी वो फंड्स को अरेंजमेंट करने कुछ डायरेक्ट कॉस्ट इनकर गया। डायरेक्ट कॉस्ट का एग्जांपल दिया ना मैंने, क्या सर? ब्रोकरेज पे करना पड़ा मुझे फॉर द पर्पस ऑफ लोन। तो फिर यहाँ पे जो ब्रोकरेज है ये डायरेक्ट कॉस्ट है, तो ये डायरेक्ट डायरेक्ट कॉस्ट हम मेरे मीनिंग ऑफ बोरिंग फंड्स में इंक्लूड होगा। तो फिर बोरिंग कॉस्ट में सिर्फ दो चीजें, इंटरेस्ट एंड अदर एक्सपेंसेस इंक्लूड हो गए सर। ठीक है, यहाँ तक समझ गया? यहाँ तक कोई भी डाउट बोलो। ये देखो, ये जो नोट्स है ना, ये नोट्स मैंने ऑलरेडी ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल में शेयर किया है, देख लो एक बार। बोरिंग कॉस्ट मींस एंड इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड होगा? इंटरेस्ट कॉस्ट एंड अदर कॉस्ट विच आर डायरेक्टली इनकर्ड फॉर अरेंजिंग द फंड्स, राइट? फंड्स अरेंज करने जो भी डायरेक्ट कॉस्ट इंक्लूड होगा वो करेंगे। बट इसमें एक्सक्लूड क्या क्या होगा? इक्विटी शेयर कैपिटल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये दोनों चीजें एक्सक्लूड होगा, बाकी का सब चीजें इंक्लूड होगा सर, राइट? अब आगे देखते हैं, आगे क्या देखेंगे सर? कंपोनेंट्स ऑफ, इसका एग्जांपल दे दूं क्या, या समझ में आ गया? इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट का समझ में आया, या एग्जांपल दूं, बताओ? समझ में आया। हाँ, समझ गया। हाँ, ओके, वेरी गुड। इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट का, किसका किसका सर? इंटरेस्ट और अदर कॉस्ट का। इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट का सबसे पहले कंपोनेंट क्या है? सबसे पहले कंपोनेंट है इंटरेस्ट, एज पर इफेक्टिव रेट।
ठीक है। सबसे पहले क्या कंपोनेंट क्या है सर, इंटरेस्ट कॉस्ट एज पर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है सर, ये क्या है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये हम पढ़ेंगे अभी, राइट, एक पढ़ेंगे हम। फिर उसके बाद और क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है यहाँ पे, और क्या क्या है, फिर उसके बाद फाइनेंस चार्जेस है एज पर इंड एस 116। ठीक है। फाइनेंस चार्जेस जो भी है ना, जो हमारे बोरिंग कॉस्ट में इंक्लूड होगा, उसके रिलेटेड कोई एक कंपोनेंट है, ये भी डिटेल में देखेंगे। फिर उसके बाद आता है सर एक्सचेंज डिफरेंस। क्या आता है, एक्सचेंज डिफरेंस, राइट। तो मेजरली मेरा कंपोनेंट्स क्या है सर, इंटरेस्ट कॉस्ट में, इंटरेस्ट कॉस्ट में जो है ना, फर्स्ट थिंग इज इंटरेस्ट कॉस्ट एज पर द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट कॉस्ट एज पर द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट समझ लेते क्या, एज पर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब मैं यहाँ पे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्यों बोल रहा हूँ, वाई, क्यों, क्यों, क्योंकि सर समझो फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंपनी पीपी लिमिटेड है। क्या है सर, कंपनी पीपी लिमिटेड। अब पीपी लिमिटेड ने क्या किया सर, पीपी लिमिटेड ने क्या है ना, डिबेंचर्स इशू किया। क्या इशू किया, डिबेंचर्स। पता होगा डिबेंचर्स क्या है। अब डिबेंचर्स इशू क्या है, डिबेंचर्स जो है ना इशू करते टाइम कितना ही इशू किया, समझो, समझो 1 लाख का इशू किया, रुपीस 1 लाख का इशू किया, और कितना, 10,000 डिबेंचर्स। बट इशू जो किया ना, इशूड एट डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 5%। यानी क्या, मैं डिबेंचर्स तो इशू किया, कितना, 10,000 डिबेंचर्स इशू किया, और 1 लाख का इशू किया। बट यहाँ पे जो 1 लाख है ना, 1 लाख इज माई फेस वैल्यू। 1 लाख जो मेरा फेस वैल्यू है, इसको जब इशू करते समय 5% डिस्काउंट में इशू कर दिया सर। 5% डिस्काउंट इन द सेंस क्या, कि मेरा टोटल प्रोसेट्स में से 5% डिस्काउंट करके मुझे जो है ना प्रोसेट्स मिला होगा। ठीक है। फिर उसके बाद अंडरराइटिंग कमीशन जो है ना, अंडरराइटिंग कमीशन कितना लिया सर, एट द रेट 2.5%। अंडरराइटिंग कमीशन यानी क्या है, अंडरराइटिंग मतलब पता है क्या क्या है, हम्म, अंडरराइटिंग मतलब पता है क्या, ये सब क्या है बोलो, ब्रोकरेज। हम्म। अंडरराइटिंग यानी समझो मेरा डिबेंचर्स अगर कम पड़ते हैं, यानी जो डिबेंचर्स इशू किया है मेरा मार्केट में कोई लेता नहीं है, तो फिर उस केस में एक अंडरराइटर होता है जो मेरा ये सारा का सारा डिबेंचर्स लेने को तैयार होता है। तो उसको हम क्या करते हैं सर, उसको हम ये डिबेंचर अंडरराइटिंग कमीशन पे करते हैं। अंडरराइटिंग कमीशन एट द रेट ऑफ 2.5% हमने पे किया। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे क्या समझना है सर, यहाँ पे 1 लाख का इशू किया, बट एक्चुअल प्रोसेड्स मुझे कितना मिला है, एक्चुअल प्रोसेड्स मुझे कितना मिला है, बोलो, एक्चुअल प्रोसेड्स रिसीव्ड, एक्चुअल प्रोसेड्स रिसीव्ड, मेरा फेस वैल्यू कितना था सर, मेरा 1 लाख का था, राइट। इसको डिस्काउंट में इशू किया ना, डिस्काउंट कितने में, एट द रेट 5%। 5% डिस्काउंट निकाल के बताओ 1 लाख के ऊपर कितना आएगा, 1 लाख के ऊपर 5% कितना है सर, 5,000। और अंडर कमीशन भी इशू, अंडर कमीशन भी लिया है ना, तो फिर अंडर कमीशन एट द रेट 2%, बताओ 2.5%, एट द रेट 2.5%, 2,500। तो कितना आएगा बताओ, 1 लाख में से 7 लाख, 92,500 आना चाहिए। मेरा ये एक्चुअल प्रोसीड्स है। समझ रहा है ना क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ सर, यहाँ पे पीपी लिमिटेड 1 लाख का डिबेंचर्स इशू किया। ठीक है। और जो डिबेंचर्स इशू किया है 5% डिस्काउंट रेट से इशू किया है, और उसके ऊपर एडिशनल क्या किया है सर, 2.5% ऑन फेस वैल्यू। यहाँ पे ये एक और चीज लिख लेना, यहाँ पे ऑन फेस वैल्यू, ऑन फेस वैल्यू 2.5% अंडर राइटिंग कमीशन भी दे दिया, राइट। तो फिर मेरा एक्चुअल प्रोसेट्स कितना है सर, एक्चुअल प्रोसेट्स इतना है 92,500। बट मैं इंटरेस्ट जो पे करूंगा, इंटरेस्ट पेड, अभी इंटरेस्ट ये नहीं दिया ना यहाँ पे, चलो इंटरेस्ट भी दे देता हूँ।
इंटरेस्ट इज एट द रेट ऑफ 10%। यानी क्या है सर, मेरा जो डिबेंचर्स है के ऊपर जो है ना इंटरेस्ट 10% के रेट से देना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पे इंटरेस्ट पे करूंगा सर एट द रेट ऑफ 10%, 1 लाख के ऊपर, राइट। 1 लाख के ऊपर मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। बट एक्चुअल में मुझे मिला कितना है, एक्चुअल मिला है 92,500 सर। तो फिर ये जो गैप है ना, गैप, इसको कवर करने हम क्या करते हैं, कंप्यूट करते हैं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या करते हैं हम, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कंप्यूट करते हैं, जिसमें हमारा इंटरेस्ट तो चार्ज होगा यहाँ पे 1 लाख के ऊपर, बट ये जो गैप है ना, ये गैप उसमें कवर हो जाएगा, राइट। ये कवर हो जाएगा अगर समझो इन केस, इन केस देर इज नो एडिशनल कॉस्ट, राइट, इन केस देर इज नो एडिशनल कॉस्ट एंड नो डिस्काउंट, then the effective rate of interest would be my actual interest, right। समझा क्या लिखा, क्या है सर, अगर कोई भी मेरा यहाँ पे अंडरराइटिंग कमीशन नहीं होता है, अंडरराइटिंग कमीशन नहीं होगा, और मेरा डिस्काउंट भी नहीं होगा, दोनों चीज नहीं होगा, तो फिर उस केस में जो भी मेरा इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ वो तो सेम ही रहेगा सर। यहाँ पे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्यों निकलते, व्हेन देयर आर माय एडिशनल कॉस्ट, कोई एडिशनल कॉस्ट है तो उस केस में मैं क्या करूंगा सर, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलेगा। अब इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कंप्यूट करें सर, हम कैसे कंप्यूट करते, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हम कंप्यूट करते हैं एज पर इंटरेस्ट इज कंप्यूटेड एज पर इंडियस 109। ठीक है, 109 में ना एक स्पेसिफिक मेथड बताया कि इसका जो है ना इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसा कंप्यूट करना है, तो उसी को मेथड हम अडॉप्ट कर लेंगे इंडियस 23 में, और उसी के बेसिस में हम कंप्यूट करेंगे। कैसा कंप्यूट करेंगे, हमने तो इसमें भी देखा होगा, एफएम में देखा होगा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे कंप्यूट करते हैं, एसएम में, सॉरी एफएम में, एफएम है ना इंटर में, इंटर में देखा होगा कैसे कंप्यूट करना है। चलो कंप्यूट करें क्या, हमारे पास इंफॉर्मेशन है, ये देखो सर, है सर, 1 लाख का डिबेंचर्स है, इशू 5% डिस्काउंट में किया है, अंडरराइटिंग कमीशन है मेरे पास 2.5 का, तो मेरे पास एक्चुअल प्रोसीड्स है, इंटरेस्ट कितना पे करना है वो भी है, तो फिर मेरे पास कैश फ्लो है, यस और नो। यस। तो कैश फ्लो है, तो फिर कैश फ्लो के बेसिस में मैं क्या करूंगा, कंप्यूट कर लूंगा। यहाँ पे पीरियड भी देना पड़ेगा ना, कितना पीरियड होगा तो भी देना पड़ेगा, 5 ईयर्स का समझ लो। यहाँ पे रिडीमेबल डिबेंचर्स फॉर 5 ईयर्स, ठीक है, 5 ईयर्स में देना पड़ेगा। चलो आ जाओ कंप्यूट करते हैं, लेट्स कंप्यूट, कंप्यूटेशन ऑफ आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज नथिंग बट, जहां पे मेरा जो है ना, मेरा क्या बोलते हैं, कैश इनफ्लोस एंड कैश आउटफ्लोस जो है वो जीरो हो जाता है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, नथिंग बट मेरा कैश इनफ्लोस माइनस मेरा कैश आउटफ्लोस इक्वल हो जाते हैं। मतलब क्या है सर, यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे बताया ना कि मैं ये दोनों के बीच में गैप कवर करना चाहता हूँ, राइट, ये दोनों के बीच में जो है ना, ये दोनों के बीच में मेरा गैप कवर होना चाहिए। तो फिर यहाँ पे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एक ऐसा रेट होगा जहां पे इन दोनों को गैप के बीच में कवर हो जाएगा, और मेरा एक्चुअल प्रोसेस, ये तो मेरा क्या है, इनफ्लो है, और ये मेरा आउटफ्लो है, इन दोनों को इक्वल कर देगा सर, दैट इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, राइट। उसी को कंप्यूट कर रहे हैं हम। आ जाओ, ईयर 1 कितने साल है सर, 3 4 5, राइट। मुझे कैश फ्लो पता है क्या, यस। कैश फ्लो क्या है सर, कैश फ्लो है कि 1 लाख के ऊपर 10% की रेट से मैं क्या करूंगा, इंटरेस्ट पे करूंगा, और ईयर एंड में मैं कितना पे करूंगा, ईयर एंड में 1 लाख का जो है ना एडिशनल मुझे प्रिंसिपल भी पे करना पड़ेगा, बराबर ना। देखो 5 साल तक, 5 ईयर्स तक
ये जो 1 लाख है, 1 लाख के ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और 5th ईयर में मुझे इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल दोनों भी पे करना पड़ेगा। तो बताओ, मेरा जो है ना 1 लाख के ऊपर 10% के हिसाब से कितना आता है? 10,000 आना चाहिए। 10,000 1st ईयर में होगा, 10,000 2nd ईयर में होगा, 10,000 3rd ईयर में होगा, 4th ईयर में, और 1,10,000 जो है ना ये लास्ट ईयर में होगा। ठीक है। अब मुझे क्या करना है सर? अब मुझे यहाँ पे मुझे आईआरआर तो पता नहीं है सर, कौन से वैल्यू में डिस्काउंट करना है वो पता नहीं, पीवी। तो फिर यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, एक अजम्पशन लेना पड़ेगा, दो रेट लेके मुझे करना पड़ेगा। सबसे पहले डिस्काउंट रेट लेते हैं। पीवी एट द रेट 10%। 10% के हिसाब से बताओ कितना आ रहा है? पीवी फैक्टर्स बताओ ना 10% का। समझ में आ रहा है क्या? 683, फिर क्या होगा सर, ये 621। राइट, मेरा डिस्काउंटेड कैश फ्लो आ जाएगा। डिस्काउंटेड कैश फ्लो कितना आएगा? 8260, 7510, 6830, और यहाँ पे लास्ट में 621, 68310। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ? 10 प्लस 6830 प्लस 68310। सो यहाँ पे कितना हुआ ये? 1 लाख। ओके। देन उसके बाद सर हम क्या करेंगे, पीवी ले लेंगे कितना, 15% के हिसाब से। राइट, 15% के हिसाब से, 15% के हिसाब से बताओ कितना आ रहा है? 1.15 डिवाइडेड बाई 1, तो ये आ जाएगा 0.869। ठीक है। फिर आ जाएगा 0.756, फिर आएगा सर 0.658, फिर आ जाएगा 572, और लास्ट में आएगा 0.497। इसका बताओ डीसीएफ कितना आ रहा है? डिस्काउंटेड कैश फ्लो कितना आ रहा है बताओ? 8690, 7560, 6580, 5720, और उसके बाद लास्ट में जो है ना 1,10,000 इंटू 0.4970, 54670, 670। इसका कितना आ रहा है टोटल? 8690, 7560, 6580, 5। तो यह आ जाएगा 8322,220। राइट। अब मेरा यहाँ पे ये तो ये पता है, ये क्या है सर? आउटफ्लो। क्या है ये? आउटफ्लो है। इनफ्लो पता है क्या मुझे? यस सर, इनफ्लो पता है। इनफ्लो हमने कंप्यूट किया था, यहाँ पे देख लो इनफ्लो 92,500। ये है 92,500। राइट। तो फिर बताओ एनपीवी कितना आएगा? नेट प्रेजेंट वैल्यू कितना आएगा? 1 लाख माइनस 92,500, ये आ गया 7,500। बराबर ना? 8,000 आ रहा है क्या? यस। नहीं नहीं सर। हाँ। फिर उसके बाद आ गया यहाँ पे, इसका टोटल क्या था यार? 867560, 6580, 527, 8322, 83220। समझ रहा है? इसका इनफ्लो पता है? यस सर। ये देख लो यहाँ पे, तो इसका इनफ्लो से लेस कर दो। बोर तो नहीं हो रहा है ना? सॉल्व करोगे तो बोर नहीं होगा। 9280। अगर बोर हो रहा है तो बता। ठीक है।
यहाँ पे ये कैश फ्लो आ गया। क्या से क्या सर, फिर से एक बार देख ले क्या हमने क्या किया सर। यहाँ पे हमें देखना है कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्यों चार्ज कर रहा है। ठीक है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्यों चार्ज कर रहा है, इसका तो तुम्हें लॉजिक बता दिया सर। यहाँ पे एक्चुअल प्रोसीड्स और मेरा एक्चुअल आउट इंटरेस्ट पेड जो है ना, इसमें डिफरेंस होता है नॉर्मली, राइट। मेरा 1 लाख है, मेरा एक्चुअल 1 लाख के हिसाब से मैंने किया था, बट एक्चुअल प्रोसीड्स मेरा 92,500। ये डिफरेंस क्यों है, क्योंकि अदर कॉस्ट इंक्लूडेड है इसमें। अदर कॉस्ट क्या है सर, यहाँ पे डिस्काउंट है और उसके बाद अंडर राइटिंग है। अब इन दोनों को मुझे सिंक्रोनाइज करना है। सिंक्रोनाइज कैसे करेंगे सर, हम सिंक्रोनाइज करेंगे बाय कंप्यूटिंग इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कंप्यूट करूंगा और उसके बाद जो 1 लाख है, 1 लाख के ऊपर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। ठीक है। अब यहाँ पे इन केस अगर मेरा कोई भी एडिशनल कॉस्ट नहीं होता, तो फिर उस केस में सर मेरा एक्चुअल इंटरेस्ट रेट विल बी माई इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, विल बी माई इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। अब उसी को मैं कंप्यूट करने सिखा रहा हूँ। कैसे सर, यहाँ पे कैश फ्लोस पता है क्या मुझे? यस सर, मुझे कैश फ्लोस पता है। कैसा? 1 लाख के ऊपर मुझे क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और उसके बाद लास्ट ईयर में मुझे क्या पे करना पड़ेगा, 1 लाख का प्रिंसिपल भी पे करना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पे जो है ना, ये आया है। हाँ, फिर उसके बाद मैंने क्या किया सर, अज्यूम किया कि यहाँ पे 10% के हिसाब से कैश फ्लो कितना होगा, और 15% के हिसाब से मेरा डिस्काउंटेड कैश फ्लो कितना होगा। तो फिर यहाँ पे मैंने क्या सर, एमपीवी कंप्यूट कर लिया। अब जब एमपीवी कंप्यूट कर लिया, इसका फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला याद है क्या तुम्हें? इंटर में पढ़ा होगा, इंटर में पढ़ा होगा फॉर्मूला आईआरआर का। ठीक है, क्या है सर, लोअर रेट प्लस एल, लोअर रेट एनपीवी डिवाइडेड बाय एल आर ऑफ एनआरवी, सॉरी एनआरवी बोल रहा हूँ, एनपीवी आएगा। लोअर रेट एनपीवी माइनस हायर रेट एनपीवी इंटू डिफरेंस ऑफ रेट। इसका क्या है सर, ये तो फॉर्मूला है, ये तो फॉर्मूला है, इसका इंटरपोलेशन करके भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फिर ये फॉर्मूला तुमने ऑलरेडी इंटर में पढ़ा होगा, तो फिर उसके लिए इजी हो जाएगा, उसके लिए ये मैंने ये फॉर्मूला लिया है। तो लोअर रेट कितना था मेरा, लोअर रेट था सर 10%, राइट। मेरा लोअर रेट था 10%, हायर रेट है 15%, और इन दोनों के जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, 5। तो बताओ लोअर रेट कितना था मेरा, 10%, प्लस लोअर रेट का एनपीवी कितना था। देखो सर, यहाँ पे लोअर रेट का एनपीवी जो है ना 7,500 था। तो आ जाओ 7,500 माइनस 7,500 माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 9280, और डिफरेंस कितना था, 5%। डिफरेंस कितना था सर, 5%। तो बताओ कितना आएगा, जल्दी जल्दी। 7,500 प्लस 9280, 7,500 डिवाइडेड बाई इतना, ओके, इंटू 5। तो कितना आएगा सर, 10। और इसको कंप्यूट करने के बाद, किसको, इस पार्ट को कंप्यूट करने के बाद कितना आएगा मेरा, 2.23। तो इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो 20, ये मेरा आईआरआर आ जाएगा, दैट इज इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा सर, अब यहाँ पे जो है ना, मेरा 1 लाख है, 1 लाख है, मैं चार्ज करूंगा 1 लाख के हिसाब से इंटरेस्ट। 1 लाख के ऊपर 12.23 के हिसाब से मैं चार्ज करूंगा इंटरेस्ट, बट पे कितना करूंगा सर, पे मैं करूंगा सर 1 लाख के ऊपर 10% के हिसाब से। वो भी कर ले क्या, यहाँ तक समझ गया? यहाँ तक समझ गया क्या किया हमने सर, यहाँ पे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कंप्यूट किया। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्यों कंप्यूट किया, क्योंकि यहाँ पे एडिशनल कॉस्ट इन्वॉल्व है। सिंपल यही चीज समझना कि एडिशनल कॉस्ट जब भी इन्वॉल्व होगा, मुझे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कंप्यूट करना पड़ेगा, राइट। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कंप्यूट करना पड़ेगा। अब क्या करूंगा सर, अब यहाँ पे मैं बोरिंग का अकाउंट बनाऊं, डिबेंचर, दैट इज लोन अकाउंट। अब ये आ जाएगा पर्टिकुलर्स और अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड आ जाएगा अमाउंट, राइट। तो यहाँ पे मेरा ओपनिंग बैलेंस था क्या, ओपनिंग, जब भी मेरा जो प्रोसीड्स है, यहाँ पे कौन सा प्रोसीड्स है सर, यहाँ पे ये आया। जब ये प्रोसीड्स मेरे आया, तो फिर ये मैंने क्या किया होगा, एंट्री क्या होगा ना, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक अकाउंट में ही आएगा, बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है तो डेबिट होगा। कैसे होगा सर, रियल अकाउंट का 11 स्टैंडर्ड का याद कर लो, टू डिबेंचर्स
और यहाँ पे लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा हूँ टू डिबेंचर्स, तो डिबेंचर्स अकाउंट में यहाँ पे आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट, राइट। कितना आएगा बाय बैंक अकाउंट 92,500, ये किधर गया ये, हाँ 92,500, बराबर ना। फिर उसके बाद इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करूंगा भाई, इंटरेस्ट मैंने इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया, कितना है सर 12.23, मुझे प्रोसीड्स मिला 92,500 इंटू इंटू कितना है 12.23, बताओ कितना आएगा, बताओ कितना आएगा। मैंने ये इंटरेस्ट ड्यू कर रहा हूँ, जो मेरा प्रोसीड्स मुझे मिला है उसके ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ सर, इंटरेस्ट ड्यू कर रहा हूँ 2023, तो ये आ जाएगा 13 वन वन 1 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, बराबर। और यहाँ पे मुझे पेमेंट तो करना पड़ेगा ना सर, पेमेंट जब करूंगा, पेमेंट यानी क्या, हाँ ये जो 1 लाख है, मेरा 1 लाख कहा गया, हाँ यहाँ पे इंटरेस्ट जब पे करूंगा, तो पे जब करूंगा तो इसका भी जर्नल एंट्री होगा ना, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। बैंक अकाउंट क्यों क्रेडिट होगा सर, क्योंकि मेरा बैंक से पेमेंट जा रहा है ना, बैंक से पेमेंट जा रहा है तो क्रेडिट होगा। और किसके लिए पे कर रहा हूँ मैं, डिबेंचर का पे कर रहा हूँ, डिबेंचर्स इंटरेस्ट, या फिर डिबेंचर लिख दो यहाँ पे, डिबेंचर के अकाउंट में टू बैंक अकाउंट, यहाँ पे आ जाएगा टू बैंक अकाउंट। कितना है, कितना पे करता हूँ, 1 लाख पे कर रहा हूँ सर, इंटू 10%, कितना आ जाएगा 10,000। ये फर्स्ट ईयर का हो गया। बैलेंस निकालो कितना आएगा, बैलेंस कैरी डाउन कितना आएगा 92,500 मंथली माइनस 10,000, तो मेरा आ गया सर यहाँ पे 93,813, राइट। ये मेरा फर्स्ट ईयर का हो गया, बराबर। सेकेंड ईयर का कर लो फटाफट फटाफट फटाफट, बताते चलो। यहाँ पे आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना आएगा 93,813, बराबर। और यहाँ पे इंटरेस्ट मुझे चार्ज करना पड़ेगा, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना होगा 93,813 के ऊपर कितना 12.23 के हिसाब से, राइट, 12.23 के परसेंट के हिसाब से, तो ये हो जाएगा 11,473। टू। ओके। और यहाँ पे मैं पेमेंट कर लूंगा बैंक को, बैंक अकाउंट 1 लाख के ऊपर कितना सर 10% के हिसाब से, तो ये 10,000 आ गया। तो बताओ कितना आएगा बैलेंस, कैरी डाउन, बताओ फटाफट, 11,473 माइनस 10,000, यस सर ये आ गया 95,286, बराबर है क्या 93,813। यहाँ पे कुछ तो गलती हो रहा है लग रहा है ना, 2-3%, बराबर, 23 माइनस 10,000, ओके ये तो बराबर है। फिर उसके बाद हाँ चलो बराबर है, ठीक है। अब फिर से आ जाएगा यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, 4 मिनट बचा है फटाफट, बाय इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कंप्यूट करो इसके ऊपर, कैसा होगा सर इंटरेस्ट कंप्यूट, 95 जो भी बैलेंस बचा है इंटू 12.23% के हिसाब से, तो 95,286 इंटू 12.23%, कितना आएगा 11,653। और यहाँ पे मैंने क्या करना है सर, बैंक अकाउंट से पेमेंट करना है 1165, सॉरी 10,000 का पे करूंगा ना, हाँ 10,000 का पे कर लिया। जब 10,000 का पे करूंगा तो फिर बताओ कितना आएगा, बैलेंस कितना आएगा 95,286 प्लस 11,653 माइनस 10,000, ये आ जाएगा बैलेंस कैरी डन, कितना है 96,939, ओके। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा सर, यहाँ पे बैलेंस ब्रॉड डाउन, ये 11th स्टैंडर्ड में करते थे ना, याद है क्या, 11th स्टैंडर्ड में सर यही करते थे, जब मैं 11th स्टैंडर्ड को पढ़ाता था ना, 11th स्टैंडर्ड को यही पढ़ाता था। क्या करना है अभी वहां पे, तो लॉजिक से बताना पड़ेगा, लॉजिक इन द सेंस बहुत बेस से बताना पड़ता है कि लेजर में पर्टिकुलर्स होता है, अमाउंट होता है, फिर उसके बाद उसमें क्या क्या करते हैं, बाई साइड होता है, फिर उसके बाद टू साइड होता है, बाई साइड क्यों आता है, टू साइड क्यों आता है। 96,939 इंटू 12.23%, ये आ गया 11,855। और मुझे पेमेंट करना पड़ेगा यहाँ पे टू बैंक अकाउंट, कितना 10,000। अब तुम तो सीए फाइनल में हो,
तो यहाँ पे बाई साइड टू साइड क्यों आता है बताना पड़ेगा क्या? हाँ, 98,794। ये मेरा हो गया सर, कौन सा ईयर का? फोर्थ ईयर का। अब आ जाएंगे सर फिफ्थ ईयर का, विच इज फाइनल ईयर। ये एक लेजर मेथड है, और एक और मेथड है वो भी बता देता हूँ, तुम्हारे इजी हो जाएगा, मतलब तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा बाय बैलेंस, ब्रॉड डाउन कितना है सर? 98,794। इसके ऊपर मैं इंटरेस्ट चार्ज करूंगा सर, इंटरेस्ट चार्ज करके बताओ मुझे कितना आ रहा है। 23%। 98,794 इंटू 12.23%, 12,082। तो यहाँ पे जो है ना, ये टोटल हो जाना चाहिए 1,10,000। ये हो जाएगा सर टोटल 1,10,000। जो भी डिफरेंस आ रहा है ना 80 रुपीज का, वो 80 रुपीज जो है ना 800 रुपीज है शायद। हाँ, 800 रुपीज इज ड्यू टू अप्रोक्सीमेशन डिफरेंस टू बैंक अकाउंट। कितना पे करूंगा लास्ट में? 10,000 मेरा इंटरेस्ट अलॉन्ग विद दैट प्रिंसिपल। तो ये मेरा टैली हो गया सर, ये मेरा टैली हो गया। ठीक है, तो अभी समझा हम इंटरेस्ट रेट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्यों कंप्यूट कर रहे हैं? क्यों सर? हमारा जो है ना कैश इनफ्लो शुड बी इक्वल टू माई कैश आउटफ्लो। मैं क्या करूंगा, इंटरेस्ट रेट जो है ना मेरा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट से चार्ज करूंगा, पेमेंट मेरा नॉर्मल नॉर्मल जो रेट है ना उसके बेसिस में करूंगा। पेमेंट तो नॉर्मल बेसिस में ही होगा, बट इंटरेस्ट जो चार्ज होगा सर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट से चार्ज होगा। क्यों कर रहे हैं सर यहाँ पे ऐसा? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जब एडिशनल कॉस्ट इन्वॉल्व है ना, ये एडिशनल कॉस्ट को भी मुझे कवर करना है। ये जब एडिशनल कॉस्ट को मुझे कवर करना है, उसके लिए हम इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कंप्यूट करते हैं। इज दैट क्लियर? कोई भी डाउट है कि यहाँ पे? राइट, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, इंटरेस्ट कॉस्ट एज पर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये एज पर इंड एस 109 के बेसिस में कंप्यूट करते हैं। चलो, लेट्स क्रिएट अ नेक्स्ट सेशन, तुरंत क्रिएट करते हैं। ओके, ओके लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे देख लो, ये हमने क्या देखा था अभी सर, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे कंप्यूट करना है वो देख लिया हमने। अब इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे कंप्यूट करना है वो देखने के बाद इतना तो समझ में आया होगा कि सर इंडेस जो है ना, इंडेस 23 में जो बोरिंग कॉस्ट के लिए इंटरेस्ट रेट यूज करेंगे, वो इंटरेस्ट रेट सर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट यूज करेंगे हम। नॉर्मल इंटरेस्ट रेट ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं यूज करेंगे। यानी क्या, यहाँ पे जो 10% के हिसाब से हम जो चार्ज कर रहे थे इंटरेस्ट, वो यूज नहीं करेंगे सर। हम यूज करेंगे जो हमने कंप्यूट किया है यहाँ पे, 12.23% जो भी दिया है उसको कंप्यूट करने यूज करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ बोरिंग कॉस्ट। ठीक है, क्या तक समझ गया? कोई डाउट नहीं है? और एक और चीज बोलना था मुझे, पहले लेक्चर के पहले ही बोलना था। एक फीडबैक फॉर्म दे रहा हूँ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये जो लेक्चर्स आप देख रहे हो, तो फीडबैक फॉर्म भर लेना कि कैसा है लेक्चर्स, क्या है, व्हाट आर द इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स। आई एम स्टार्टिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, तो कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स तो होंगे ही। वो ड्रॉबैक्स एक बार बता देना, आई विल इम्प्रूव दैट सेम। ठीक है, चलो, यहाँ तक समझ में आ गया भूमि? बोलो, यहाँ तक Yes. समझ में आ गया सर? देख लो यहाँ पे, इंटरेस्ट कॉस्ट एज पर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड, किसके हिसाब से? इंडियस 109 के बेसिस में। अब इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स शुड बी कंप्यूटेड बेस्ड ऑन इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्यों? मैंने बता दिया क्यों। क्योंकि यहाँ पे एडिशनल कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, तो फिर वो एडिशनल कॉस्ट को भी कवर करने, एडिशनल कॉस्ट को कवर करने सर हम क्या करते हैं, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कंप्यूट करते हैं सर। अब इसका एक और मेथड बता दूं क्या? इसका अल्टरनेटिव टू बता देता हूँ, यहाँ पे नहीं, इंडियस 109 में पढ़ लेंगे अल्टरनेटिव मेथड टू। यहाँ पे सिर्फ तुम्हारे रेफरेंस के लिए ये बताया, ये कहीं पर यूज मतलब मैंने देखा नहीं है कोई क्वेश्चन में यूज आया। यहाँ पे तुम्हारे रेफरेंस के लिए कि इंडियस जो है ना इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे कंप्यूट करते हैं उसके लिए। एक होता है टेबुलर फॉर्म भी होता है, टेबुलर इन द सेंस हम जो है ना टेबुलर फॉर्मेट में करेंगे। तो हम का इंडियस 103 में पढ़ते हैं, यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करते। चलो सर, यहाँ पे सेकेंड चीज क्या है सर? फाइनेंस। क्या है सर? फाइनेंस लीज कंपोनेंट, राइट। सेकेंड चीज है मेरा यहाँ पे फाइनेंस चार्जेस, फाइनेंस चार्जेस एज पर इंड एस 116। तो यहाँ पे ये कहाँ पे पढ़ेंगे सर?
ये जो फाइनेंस चार्जेस है ना सर, इसका डिटेल हम कहाँ पे पढ़ेंगे, इंडियस 116। तो यहाँ पे पढ़ के कुछ फायदा नहीं है, यहाँ कहाँ पे पढ़ेंगे, इंडियस 116 में पढ़ेंगे। एंड थर्ड एक और चीज है, एक्सचेंज डिफरेंस वाला पार्ट। क्या है सर, एक्सचेंज डिफरेंस। एक्सचेंज डिफरेंस, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जहाँ पे हम देखते हैं इन केस हम फॉरेन करेंसी में बोरो किया, तो फिर उसका कैसे हम क्या करते हैं, कैपिटलाइज करें, मतलब कितना पार्ट ऑफ एक्सचेंज डिफरेंस कैन बी कैपिटलाइज एज अ बोरोइंग कॉस्ट, ये मुझे कंप्यूट करना पड़ेगा। ये कंप्यूटेशन जो है ना वो हम इंडिया के लास्ट में पढ़ते हैं, क्योंकि सारे कंसेप्ट कवर होने के बाद वो इजी पड़ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो है ना लास्ट लास्ट में पड़ता है। कुल। तो फिर यहाँ पे सर हम क्या देख रहे हैं सर, हम इंडियस बोरोइंग कॉस्ट, इंडियस 23 बोरोइंग कॉस्ट देख रहे हैं। अब बोरोइंग कॉस्ट में क्या क्या है सर, बोरोइंग कॉस्ट में इंक्लूड्स क्या क्या इंक्लूड करेगा, इंटरेस्ट कॉस्ट एंड अदर कॉस्ट विच इज डायरेक्टली एट्रीब्यूट टू फॉर द अरेंजमेंट ऑफ फंड्स। अब यहाँ पे इंटरेस्ट कॉस्ट तो ठीक है सर, इंटरेस्ट कॉस्ट ठीक है, बट अदर कॉस्ट जो है ना, अदर कॉस्ट ब्रोकरेज कॉस्ट वगैरह हुआ। अब ब्रोकरेज कॉस्ट मुझे कवर करने क्या करता हूँ सर, मैं इंटरेस्ट कॉस्ट में इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट से कंप्यूट करता हूँ, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट से कंप्यूट करता हूँ। और इंटरेस्ट कॉस्ट और अदर कॉस्ट का क्या क्या कंपोनेंट थे सर, फाइनेंस चार्जेस है, ये 116 में पढ़ेंगे, एक्सचेंज डिफरेंस आगे पढ़ लेंगे एज पर पैरा 6E। ठीक है। अब आएगा सर मेरा ट्रीटमेंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट, क्या आएगा सर, ट्रीटमेंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट, ट्रीटमेंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट। अब ट्रीटमेंट क्या होगा सर, जब भी बोरिंग कॉस्ट होगा, अगर वो है फॉर द पर्पस ऑफ CAP, कैप, कैप मतलब वो वाला कैप नहीं, कैप मतलब क्या है सर, कंस्ट्रक्शन एक्विजिशन एंड प्रोडक्शन ऑफ, ऑफ किसका सर, क्वालिफाइंग असेट, क्वालिफाइंग असेट। ये जो क्वालिफाइंग असेट है ना, ये अब पढ़ेंगे हम, इसका मीनिंग, व्हाट इज क्वालिफाइंग असेट क्या है वो पूरा पढ़ेंगे। बट यहाँ पे ये तीन चीजों के लिए क्या है, मेरा जो बोरिंग जो है ना, बोरिंग कॉस्ट किसकी वजह से हुआ है, कंस्ट्रक्शन के लिए हुआ है, या तो एक्विजिशन के लिए हुआ, या तो फिर प्रोडक्शन के लिए हुआ है। जब तीनों चीजों के लिए होगा, या फिर कोई भी एक चीज के लिए होगा, तो फिर उस केस में क्या करेंगे सर, उस केस में हम जो है ना, ये जो बोरिंग कॉस्ट है, ये जो बोरिंग कॉस्ट है क्या करेंगे, इसको कैपिटलाइज कर देंगे। यानी क्या, मेरे कॉस्ट ऑफ दैट असेट में ऐड कर दूंगा, कॉस्ट ऑफ दैट असेट में ऐड कर दूंगा। दूसरा है सर, फॉर अदर पर्पस, अदर देन ए, ये ए समझ लो और ये बी समझ लो। कोई भी दूसरा पर्पस होगा ना सर, उसको क्या करेंगे सर, उसको क्या करेंगे, रिकग्नाइज करेंगे इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो क्या हो रहा है सर, हम कैसे रिकग्नाइज करेंगे, रिकग्निशन कैसा होगा सर, बोरिंग कॉस्ट, बोरिंग कॉस्ट का मीनिंग पढ़ लिया हमने, यस सर, बोरिंग कॉस्ट का मीनिंग पढ़ लिया। अब बोरिंग कॉस्ट के मीनिंग लिए, जो बोरिंग कॉस्ट इनकर करूंगा, इनकर करूंगा किसके लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए इनकर करूंगा, एक्विजिशन या प्रोडक्शन के लिए, कौन सा, क्वालिफाइंग एसेट के लिए, कोई दूसरा एसेट नहीं, क्वालिफाइंग एसेट, क्वालिफाइंग एसेट होना चाहिए। अगर क्वालिफाइंग एसेट नहीं है तो फिर हम कैपिटलाइज नहीं कर सकते। क्वालिफाइंग एसेट के लिए जब करूंगा तो फिर यहाँ पे क्या कर सकता हूँ सर, उसको कैपिटलाइज कर सकता हूँ, कैपिटलाइज यानी ऐड कर सकता हूँ। अगर कोई भी दूसरा पर्पस है, दूसरा पर्पस है या फिर दूसरा अदर देन क्वालिफाइंग एसेट है, तो फिर उस केस में सर उसको क्या करूंगा, रिकग्नाइज कर दूंगा पीएनएल में। ठीक है, रिकग्नाइज कर दूंगा पीएनएल में। राइट, समझ रहा है यहां तक। अगर मैं, अगर मैं कैपिटलाइज करता हूं, अगर मैं कैपिटलाइज करूंगा तो उसका जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्रीज कैपिटलाइज करने का तरीका क्या होगा। ठीक है, अगर मैं क्या कर रहा हूँ सर, अगर यहाँ पे मैं रिकग्नाइज कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो है ना मैं कैपिटलाइज कर रहा हूँ, तो फिर कैपिटलाइज कर रहा हूँ तो फिर उसका तरीका क्या होगा। हेलो, Yes, sir. आ रहा है ना अभी प्रॉपरली। Hmm. चलो, अगर मैं क्या कर रहा हूँ सर, कहाँ पे थे हम, अगर इन केस मैं कैपिटलाइज कर रहा हूँ तो फिर उसका तरीका क्या होगा, सबसे पहला ड्यू करूंगा, मेरा जो बोरोड फंड है उसको ड्यू करूंगा। तो क्या होगा, इंटरेस्ट कॉस्ट को जब ड्यू करूंगा उसका जर्नल एंट्री बता दो एक बार, बोलो क्या होगा जर्नल एंट्री, जल्दी।
इजी वाला है। Interest account with debentures. इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट तो जो भी लोन है, Yes. राइट। क्या हो क्यों हो रहा है सर यहाँ पे? मेरा जो है ना इंटरेस्ट एक्सपेंस इज माई एक्सपेंस, एक्सपेंस जाता है नॉमिनल अकाउंट पे, नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल इंटरेस्ट एंड एक्सपेंसेस, तो डेबिट कर देगा। और दूसरा ये वाला जो है लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा हूँ, क्रेडिट कर दिया। और ये जो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस अगर मुझे कैपिटलाइज करना है, अगर मुझे क्या है सर कैपिटलाइज करना है, कैपिटलाइज यानी मैं किसके लिए इनकर कर रहा हूँ, इसके लिए, किसके लिए, कैप के लिए, कंस्ट्रक्शन एक्विजिशन और प्रोडक्शन के लिए इनकर कर रहा हूँ, तो फिर उस केस में क्या होगा सर, उसको कैपिटलाइज कर सकता हूँ। कैपिटलाइज कैसे करूंगा सर? असेट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट कॉस्ट, ठीक है। यहाँ पे बीइंग ड्यू, बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू, और दूसरा होगा बीइंग इंटरेस्ट कैपिटलाइज्ड, ठीक है। यहाँ तक कोई भी डाउट है? बोलो, यहाँ तक कोई भी डाउट है क्या? No, sir. अगर पेमेंट करूंगा तो क्या होगा जर्नल एंट्री, पेमेंट करूंगा तो फिर लोन अकाउंट लाइबिलिटी कम हो जाएगा ना, टू बैंक Go. अकाउंट। ये मेरा बेसिक जर्नल एंट्री है, पेमेंट मेड। अब यहाँ पे अगर समझो सर पीएनएल में जा रहा है, अगर इनके समझो रिकग्नाइज कर रहा हूँ पीएनएल में, तो फिर उस केस में ये वाला जो एंट्री है कौन सा वाला सर, ये वाला असेट अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पे कैपिटलाइजेशन वाला जो एंट्री है वो नहीं आएगा सर, ये वाला एंट्री नहीं आएगा। जो भी इंटरेस्ट कॉस्ट है उसको क्या करूंगा, पीएनएल में ट्रांसफर कर दूंगा। तो फिर उसका भी जर्नल एंट्रीज देख लेके फटाफट, ताकि तुम्हें ध्यान में रहे। कभी भी कोई भी बोरिंग कॉस्ट में नॉर्मली नहीं पूछते जर्नल एंट्रीज, बट इनकेस पूछ लिया तो तुम्हें इजी हो जाएगा। चलो इसकी केस में क्या होगा, फर्स्ट वाला जो है ना वो वाला सेम रहेगा, ठीक है। सेकेंड वाला जो है ना इसको क्या आएगा, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट कॉस्ट, और जो है ना यहाँ पे ये वाला भी सेम रहेगा। सिंपल सर, यहाँ तक समझ में आ गया क्या? तो क्या क्या पढ़ा एक बार रिवीजन करवा दूं तुम्हें। इंटरेस्ट कॉस्ट, सबसे पहले बोरिंग कॉस्ट, बोरिंग कॉस्ट का जीरो नॉलेज था तुम्हें, तो बोरिंग कॉस्ट का जीरो नॉलेज से हम क्या करें, अभी 10% पे आ गए। तो बोरिंग कॉस्ट था इंडियस 23 के हिसाब से, शायद से इंडियस 23, ये तो बोरिंग कॉस्ट तुमने इंटर में भी पढ़ा होगा, इंडियस नहीं AS16 पढ़ा होगा, राइट। AS16 हमने इंटर में पढ़ के आया है बोरिंग कॉस्ट का, उधर भी जो है ना मोस्ट प्रोबेबली मतलब थोड़ा थोड़ा सिमिलर है, उसमें बहुत सारे कंडीशन डिफरेंट है, यहाँ पे भी कंडीशन थोड़ा बहुत डिफरेंट है। अब जो है ना इंडियस 23 क्या स्टार्ट किया था, बोरिंग कॉस्ट। अब बोरिंग कॉस्ट मतलब क्या है सर, बोरिंग कॉस्ट यहाँ पे क्या क्या इंक्लूड करेंगे सर, इंटरेस्ट एंड अदर एक्सपेंसेस, अदर कॉस्ट इंक्लूड करेंगे। इंटरेस्ट यानी नॉर्मल इंटरेस्ट जो पे करेंगे, एंड अदर कॉस्ट विच आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड फॉर द अरेंजमेंट ऑफ द फंड्स, तो फिर अरेंजमेंट ऑफ द फंड्स के लिए जो भी डायरेक्ट कॉस्ट इनकर करेंगे वो हम क्या करेंगे सर, इंक्लूड करेंगे इन दी बोरिंग कॉस्ट, ठीक है। अगर अगर जो भी कंडीशन है ऑफ क्वालिफाइंग असेट, कंडीशन सेटिस्फाई करके रहा तो फिर उसको कैपिटलाइज करेंगे, अदरवाइज जो भी एक्सपेंसेस है उसको पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन था सर, क्या एक्सेप्शन है सर, ये एक्सेप्शन है कि जो भी कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस है, ये दोनों को हम मीनिंग ऑफ बोरिंग कॉस्ट से एक्सक्लूड करते हैं, यानी ये जो बोरिंग कॉस्ट कंसिडर नहीं करेंगे, ये कॉस्ट बोरिंग कॉस्ट कंसिडर नहीं करेंगे। अब यहाँ पे डायरेक्ट कॉस्ट का, सॉरी इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट का क्या देखा था सर, हमने कंपोनेंट्स देखा। कंपोनेंट्स क्या है सर, इंटरेस्ट, फिर उसके बाद फाइनेंस चार्जेस, फिर उसके बाद एक्सचेंज डिफरेंसेस, ये तीन चीज जो है ना मेरा कंपोनेंट्स ऑफ इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट। इंटरेस्ट का तो इंटरेस्ट है, ठीक है, अदर कॉस्ट जो है ना ये दोनों चीजें, ठीक है। अब क्या हुआ सर, इंटरेस्ट जो है ना, इंटरेस्ट हम रेकग्नाइज करेंगे एज पर द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्यों कर रहे हैं सर, क्योंकि कोई भी एडिशनल चार्ज होगा, क्यों होगा सर, इफ देर इज एनी एडिशनल चार्ज, तो फिर उस केस में टू कवर अप दैट चार्जेस हम क्या करते हैं, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कंप्यूट करते हैं। जब भी इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कंप्यूट किया तो फिर हम क्या करते हैं सर, जो मेरा इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, ड्यू करूंगा बेस्ड ऑन इफेक्टिव रेट,
इंटरेस्ट जो ड्यू करूंगा वो इफेक्टिव रेट के हिसाब से करूंगा, बट पेमेंट जो करूंगा सर, पेमेंट जो करूंगा मेरा एक्चुअल इंटरेस्ट रेट के हिसाब से करूंगा। इन दी एंड जो है ना, मेरा इनफ्लो इज इक्वल टू आउटफ्लो हो जाएगा इन इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। और फाइनेंस चार्ज तो 116 में देखेंगे और एक्सचेंज डिफरेंस का बाद में देखेंगे। ठीक है, अगर समझो कोई भी एडिशनल कॉस्ट नहीं होता तो फिर उस केस में मेरा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी माई एक्चुअल इंटरेस्ट रेट। उसका हमने फिर फॉर्मूला लगा के कंप्यूट किया है सर। लोअर रेट प्लस लोअर एल एनपीवी, एनपीवी माइनस हायर एनपीवी इनटू डिफरेंस रेट। ये हमने इंटर में ऑलरेडी देख चुके हैं एफएम के इसमें। ठीक है, फिर उसके बाद आया सर अब जो है ना ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट क्या है सर? ट्रीटमेंट अगर फॉर द पर्पस, क्या पर्पस है सर? कंस्ट्रक्शन, एक्विजिशन और प्रोडक्शन कैप के लिए हमने परचेस किया है, यानी बोरोइंग लिया है, तो वो बोरोइंग हम कैपिटलाइज कर सकते हैं। अब वो बोरोइंग किसके लिए होना चाहिए? क्वालिफाइंग एसेट के लिए होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन, या तो कंस्ट्रक्शन, या तो एक्विजिशन, या तो प्रोडक्शन ऑफ द क्वालिफाइंग एसेट। अगर कोई भी दूसरा पर्पस है तो फिर उसको पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे, और उसका जर्नल एंट्रीज यहां तक देखा है। यहां तक कोई भी डाउट है क्या, बताओ? इज देयर एनी डाउट? No, sir. चलो आ जाएंगे हम क्वालिफाइंग एसेट के मीनिंग में। आ जाए क्या? आ जाएगा सर यहाँ पे मीनिंग ऑफ क्वालिफाइंग एसेट। अब इंडेस 23 क्या बोल रहा है सर? यहाँ पे इंडेस 23 सिंपली ये बोलता है कि सर यहाँ पे क्वालिफाइंग एसेट का कुछ क्राइटेरिया है। क्या? इट शुड टेक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू कंप्लीट, यानी क्या? फॉर इट्स इंटेंडेड यूज या सेल। या तो मैं जो मेरे जो एसेट है उसको या तो सेल करूंगा या तो मैं यूज करूंगा। इन दोनों पर्पस के लिए ये सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम ले रहा है। अब यहाँ पे सर सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम क्या है? इंड एस 23 उसको डिफाइन नहीं किया, बल्कि जो एएस 16 है ना, एएस 16 हमने इंटर में पढ़ के आया, वहां पे डिफाइन किया था कि 12 मंथ्स मेरा सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम होगा। बट यहाँ पे इंड एस 23 सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम नहीं बताया है। मुझे असेट टू असेट केस में देखना पड़ेगा। कोई जो भी असेट है उसके केस में देखना पड़ेगा कि व्हाट इज माई सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम। जब भी सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम होगा तो फिर उसको हम क्या करेंगे सर? क्लासिफाई करेंगे एज पर इंड एस 23 एज अ क्वालिफाइंग एसेट। तो फिर क्या होना चाहिए सर? इट शुड टेक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल। ठीक है, इंटेंडेड यूज एंड सेल। अब यहाँ पे सर इंडेक्स 23 तो नहीं बता रहा है कि क्या सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन इंडेक्स 16 ने ना, इंडेक्स 16 ने बताया था कि सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम 12 मंथ्स कंसिडर करेंगे। तो हम बेसिकली इतना ही कंसिडर करेंगे कि सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा? 12 मंथ्स का होगा। ठीक है, 12 मंथ्स का होगा। अब क्वालिफाइंग एसेट का पहला क्राइटेरिया क्या है सर? इट शुड टेक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी। ठीक है, अब यहाँ पे इसके एग्जांपल्स देख लिया। एग्जांपल्स, एग्जांपल्स क्या है सर? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, बिल्डिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड पावर प्लांट, जनरेशन प्लांट्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं बहुत सारे। अभी समझो मैं बिल्डिंग बना रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ ना, तो कंस्ट्रक्शन के लिए क्या सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम देता है? बराबर। जब भी मैं कंस्ट्रक्शन करता हूँ, कंस्ट्रक्शन यानी सर घर बना रहा हूँ, घर, या फिर मेरा कमर्शियल पर्पस के लिए मैं कुछ प्रॉपर्टी बना रहा हूँ, कमर्शियल प्रॉपर्टी, इसके लिए कंस्ट्रक्ट करने होने के लिए टाइम लगता है। एटलीस्ट बोलो ना तो फिर 15 मंथ्स तो लगता है। तो फिर जब मोर देन 12 मंथ्स हो रहा है एंड ये सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम है ना फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो फिर ये क्या कंसिडर होगा सर? दिस विल बी कंसिडर्ड एज माई क्वालिफाइंग एसेट। यस, दिस विल बी कंसिडर्ड एज माई क्वालिफाइंग एसेट। तो यहाँ पे व्हाट डू यू मीन बाय क्वालिफाइंग एसेट? Qualifying asset is the asset that takes substantial period of time। ठीक है, और यहाँ पे अगर नोट में बता दूं तो substantial period of time is not defined in AS 23 but should be in AS 23। ठीक है, इतना बस हो गया। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई भी डाउट है क्या? बोलो। इसका No, एग्जाम्पल बता दूं? एग्जाम्पल्स में क्या क्या आ जाएंगे? फर्स्ट आ जाएगा बिल्डिंग,
फिर वो हो सकता है ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कौन सा है सर? इंड एस 40 में पढ़ के आया ना हमने, इंड एस 40 में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पढ़ लिया। फिर उसके बाद क्या है सर? पावर जनरेटिंग प्लांट्स। फिर उसके बाद क्या है? मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स। ठीक है। और क्या हो सकता है सर? इंटेंजिबल्स अंडर डेवलपमेंट स्टेज। हमने देखा था ना इंटेंजिबल्स अंडर डेवलपमेंट फेज। यहाँ पे जब सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लेगा यानी मोर देन 12 मंथ्स, तो फिर वो कंसिडर करते हैं सर हम एज अ, वो कंसिडर करते हैं एज अ क्वालिफाइंग असेट। क्वालिफाइंग एसेट समझा? तो यहाँ पे हमें दो इंपॉर्टेंट चीजें, यहाँ पे हम दो इंपॉर्टेंट चीज कंसिडर कर रहे हैं। तो कौन से सर दो इंपॉर्टेंट चीजें? वन इज बोरिंग कॉस्ट। बोरिंग कॉस्ट को तो हमने एग्जांपल एग्जांपल बोल रहा हूँ, मीनिंग समझ लिया कि व्हाट इंक्लूड्स बोरिंग कॉस्ट। ठीक है। अब आगे देखे हैं क्वालिफाइंग एसेट का। अब क्वालिफाइंग एसेट में क्या क्या है सर? क्वालिफाइंग एसेट ऐसा एसेट है जहाँ पे मोर देन 12 मंथ्स लेता है फॉर दी इट्स रेडी फॉर यूज एंड सेल, फॉर इट्स यूज एंड सेल। ठीक है। और सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे डिफाइंड नहीं है, बट इन डेज 16 डिफाइंस substantial period of time as 12 months। ठीक है। नॉर्मली 12 मंथ्स करते हैं सर। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई भी डाउट है? नहीं सर। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है सर? यहाँ पे क्वालिफाइंग एसेट तो समझ लिया मुझे। अब आता है, अब आता है सर इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज भी जो है ना क्वालिफाइंग एसेट हो सकते हैं ना। इन्वेंट्रीज भी है ना क्वालिफाइंग एसेट हो सकते हैं। बट इन्वेंट्रीज में क्या होता है ना सर, इन्वेंट्रीज शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कंसिडर करते हैं हम। जैसा मेरा बिजनेस है, राइट? मेरा बिजनेस है, कोई भी बिजनेस समझ लो, कुछ बिजनेस का आइडिया दो मुझे, कुछ बिजनेस का आइडिया दो, बोलो। समझो मैं घी बनाता हूँ या बटर बनाता हूँ, घी बटर, फिर उसके बाद दही, ये जो है ना मिल्क प्रोडक्ट्स बनाता हूँ। ठीक है। अब ये जो मिल्क प्रोडक्ट्स बनाने के लिए मुझे कंटिन्यूअस बेसिस में क्या करना पड़ता है सर? दूध, दूध का जो है ना वो सब कुछ करना पड़ेगा, पैस्चराइजिंग करना पड़ेगा, फिर उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसमें से घी निकालना पड़ेगा, उसके लिए उसमें से दही निकालना पड़ेगा, ये पूरा करना पड़ेगा। ये क्या होगा सर? ये रिपीटेटिव बेसिस में होगा, बराबर ना? आज के लिए मुझे चाहिए कुछ भी घी दही वगैरह सब कुछ, उसके लिए मैं 2 दिन से पहले से रेडी करते रहूंगा। तो फिर ऐसा रिपीटेटिव प्रोसीजर में हो रहा है, राइट? इन्वेंट्रीज में क्या होता है सर? इन्वेंट्रीज में ऐसा ही होता है ना। जब ऐसा हो रहा है तो फिर ये शॉर्टर स्पैन ऑफ टाइम में हो रहा है, राइट? ये शॉर्टर स्पैन ऑफ टाइम में हो रहा है। जब शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में हो रहा है तो फिर इसको तो सबसे क्वालिफाइंग एसेट मानते नहीं है सर। जो शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम होता है तो फिर उसको क्वालिफाइंग एसेट मानते नहीं है सर। क्यों सर? क्योंकि क्वालिफाइंग एसेट इज समथिंग विच टेक अ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम। क्या है? सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम। ये तो 2-3 दिन में बन रहा है और रेपिटेटिव बेस में हो रहा है, तो फिर ये तो क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। तो फिर इन्वेंट्रीज जो शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में होता है उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे एज अ क्वालिफाइंग एसेट। सेकेंड थिंग, बट सर यहाँ पे ऐसा हो रहा है, लेकिन इन्वेंट्रीज कर रहे हैं, इन्वेंट्रीज बना रहे हैं, इन्वेंट्रीज मेरा जो इन्वेंट्रीज है ना वो इट टेक्स टाइम, सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम ले रहा है, 12 महीना 13 महीना 3 साल तक ले रहा है समझो। अब बट वो जो है ना वो भी रेपिटेटिव बेस में हो रहा है। समझा क्या बोला? मेरा जो इन्वेंट्रीज है ना, इन्वेंट्रीज क्या हो रहा है सर? अभी एग्जांपल देते हो तो वाइन ले लो। जो ग्रेप्स है ना, ग्रेप्स को क्या करते, 1 साल तक क्या करते, उसको लगा के रखते हैं एक पर्टिकुलर इसमें, फिर उसके बाद उसके वाइन एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे जैसा ग्रेप्स का जो है ना क्या बोलते हैं उसका लाइफ बढ़ते रहते हैं, वैसे वैसे वाइन का टेस्ट चेंज होता रहता है। ये जितना ज्यादा टाइम है उतना अच्छा वाइन, ऐसा समझ लो। तो यहाँ पे ये सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम तो ले रहा है ना, बराबर? सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम तो ले रहा है, बट यहाँ पे सर ये रेपिटेटिव बेस में हो रहा है। रेपिटेटिव बेस यानी सर यहाँ पे हर रोज जो है ना ग्रेप्स आते हैं, ग्रेप्स को क्या करते हैं, वो जो जो प्रोसीजर है, जो भी वाइन के प्रोसीजर है, क्योंकि मुझे पता नहीं है ये वाइन का प्रोसीजर क्या है, बट एक प्रोसीजर होता है। बट यहाँ पे जो है ना ये रेपिटेटिव बेस में हो रहा है, वाइन एक्सट्रैक्ट करने का जो चीज है रेपिटेटिव बेस में हो रहा है, भले ही वो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम ले रहा है। तो फिर ये जो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम है ये भी क्वालिफाइंग एसेट के लिए कंसिडर नहीं होगा। समझा? तो इन्वेंट्रीज की केस में दो चीज पड़े सर। पहले तो शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में जो भी इन्वेंट्री बन रहा है, जब भी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में इन्वेंट्री बन रहा है सर, तो फिर इस केस में क्या करते हैं हम, ये जो है ना शॉर्ट स्पैन के लिए सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम नहीं है तो फिर क्वालिफाइंग एसेट मानेंगे नहीं और बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं करेंगे। सेकंड चीज क्या हो रहा है सर? ये लॉन्ग टाइम ले रहा है, सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम ले रहा है, बट यहाँ पे इशू क्या है, ये रेपिटेटिव बेस में हो रहा है। जब रेपिटेटिव बेस में हो रहा है तो रेपिटेटिव बेस में कंसिडर नहीं करते फॉर द क्वालिफाइंग एसेट। ये जो है ना यूनिक होना चाहिए कुछ, ठीक है? ये कुछ यूनिक होना चाहिए, तो फिर ये क्वालिफाइंग एसेट नहीं मानेंगे। तो यहाँ पे देख लो,
Inventories which are prepared in a short period of time should not be considered as qualifying asset. क्या क्वालिफाइंग एसेट कंसिडर नहीं करेंगे इफ इन्वेंटरी टेक्स सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम बट इज प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटी एंड रेगुलर बेसिस देन इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ क्वालिफाइंग एसेट इवन दो इट टेक्स अ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम. ये दोनों चीजें एक्सक्लूडेड है, स्पेसिफिक एक्सक्लूजन है. अब यहाँ पे सर समरी बता दूं कि इन्वेंट्री कैसा होगा. समरी क्या है सर, इन्वेंट्री के केस में क्या होगा सर, ये या तो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम होना चाहिए, सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ होना चाहिए, और यहाँ पे रेगुलर बेसिस में हम प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए, तो फिर उस केस में दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा तब जाके वो क्वालिफाइंग असेट होगा, अदरवाइज इट इज नॉट अ क्वालिफाइंग असेट. यस और नो, समझा के नहीं बोलो. समझा होगा तो थम्स अप. समझा? Yes, sir. पक्का? Yes. रिवाइज करवा दूं फिर से? चलो, क्वालिफाइंग एसेट में क्या क्या है सर. सबसे पहले ये समरी चार्ट दिया है थोड़ा छोटा सा, ऐसा कुछ तो ट्राई किया मैंने. तो समरी चार्ट में क्या है सर, क्वालिफाइंग एसेट. अब क्वालिफाइंग एसेट में क्या है सर, इट शुड टेक अ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम फॉर इट्स यूज और फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल. ये दो कंडीशन होना चाहिए कि सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम में होना चाहिए सर. राइट, अगर सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लेता है तो फिर उसको क्वालिफाइंग एसेट मानेंगे और बोरिंग कॉस्ट उसमें कैपिटलाइज कर लेंगे. ठीक है. अब इन्वेंट्री का हमने डिस्कस किया है सर. इन्वेंट्री का क्या डिस्कस किया है सर, इन्वेंट्री का जो है ना, अगर वो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम ले रहा है और रेगुलर बेसिस में वो प्रोड्यूस हो रहा है, रेगुलर बेसिस में उसको क्या कर रहे हैं सर, प्रोड्यूस करे, तो फिर वो सब्सटेंशियल एसेट नहीं है. स्पेसिफिक एक्सक्लूजन है यहाँ पे कि सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम नहीं रहे और क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, तो फिर वो इंक्लूड नहीं करेंगे. क्या करना चाहिए, दो कंडीशन, एक तो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम होना चाहिए और रेगुलर बेसिस में प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए, तो फिर वो मेरा इन्वेंट्री जो है ना, मेरा क्या होगा सर, मेरा क्वालिफाइंग एसेट होगा. ठीक है. देन एक और चीज आता है सर, लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स. लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स यानी क्या है सर, यहाँ पे इंडिया 23 के स्कोप में हम क्या करते हैं सर, बेरर प्लांट्स इंक्लूड करेंगे. बेरर प्लांट्स यानी याद आ रहा है इंडिया 16, इंडिया 16 में हमने पढ़ा था बेरर प्लांट्स. बेरर प्लांट्स यानी क्या है, जो मैंगो ट्रीज हुआ, एप्पल ट्रीज हुआ, एक बार मैंने उसको हार्वेस्ट कर दिया, फिर उसके बाद मुझे ईयर ऑन ईयर मुझे उसके क्या है, एप्पल का प्रोड्यूस हुआ, मैंगोस हुए, वो निकलते रहते हैं. दैट इज माई बेरर असेट. इट विल बी कंसिडर इन इंडिया एज पर इंडिया पीपीई कंसिडर करते हैं ना इसको, इंडेस 16 में कंसिडर करते हैं इसको. और लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स ये जो है ना, इंडेस 41 में लेते हैं इसको, दैट इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस. क्या है सर, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में कंसिडर करते हैं यहाँ पे. तो फिर यहाँ पे देख लो कि ये लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स जो है, लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स जो है, इसको हम इंडेस 23 के स्कोप में इंक्लूड नहीं करते. यानी लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स के ऊपर जो भी बोरिंग कॉस्ट है वो इंडेस 23 में कवर नहीं होगा सर. वो हम कहाँ पे देखेंगे, इंडेस 41 में देखेंगे. कहाँ पे देखेंगे, इंडेस 41 में. बट जो बेरर प्लांट्स है एज पर इंडिया 16, हम तो ये इसको पीपीई मानते हैं ना, एज पर इंडिया 16 पीपी मानते हैं. और पीपी मानते हैं यानी क्या सर, मेरे एसेट्स एक बार, मेरा जो ट्रीज है वो हार्वेस्ट हो गया, उसके बाद एप्पल मिल रहा है, मैंगो मिल रहा है, ये तो मेरा बिजनेस हो गया ना. तो फिर इंडिया 16 में मानते हैं और इसको हम स्कोप में कवर करेंगे. इसके ऊपर जो भी बोरिंग कॉस्ट होगा उसको क्या करेंगे सर, हम क्या करेंगे, ये क्वालिफाइंग एसेट माना जाएगा. और सेकंड चीज, इसका बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज किया जाएगा. और कोई भी एसेट है तो फिर उसका क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना चाहिए. क्या है सर क्राइटेरिया, कंस्ट्रक्शन, एक्विजिशन, प्रोडक्शन, ये तीनों के लिए लेना चाहिए और वो क्वालिफाइंग एसेट होना चाहिए. और जो बोरिंग कॉस्ट है वो इनकर करना चाहिए. इनकर किया है तो फिर उस केस में यहाँ पे अदर एसेट्स का भी हम क्या कर सकते हैं सर, कैपिटलाइज कर सकते हैं. क्या यहाँ तक समझ में आ गया है? क्रिस्टल क्लियर? चलो, इसके रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करें क्या? इंडेक्स 23 कहाँ पे दिख रहा है तुम्हें, इंडेक्स 23 इज ऑन 43, पेज नंबर 43. आ जाओ, इंडेक्स 23, बोरिंग कॉस्ट. इलेस्ट्रेशन नंबर 1 रीड कर लो. इलस्ट्रेशन नंबर 1 रीड कर लो. बेस्ड ऑन कंसेप्ट, हमने बोरिंग कॉस्ट का मीनिंग समझा, क्वालिफाइंग एसेट का मीनिंग समझा और इंटरेस्ट वगैरह का समझा, तो फिर उसी के बेसिस में ये क्वेश्चन है. रीड कर लो एक बार.
Done. डन। चलो देखो क्या है क्वेश्चन में। A company deals in production of dairy products में डील कर रहा है। It prepares and sells various milk products like ghee, butter and cheese. The company borrowed funds from the bank for manufacturing operation. The cheese takes a substantial period of time. यहाँ पे स्पेसिफिकली दिया है क्या, क्या दिया है, चीज जो है ना सर, यहाँ पे सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम ले रहा है फॉर दी सेल, राइट। तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दिया है, बाकी के दोनों के रिलेटेड नहीं दिया है, घी और बटर के केस में नहीं दिया है, बस चीज का दिया। स्टेट वेदर द बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड टू फाइनेंस द प्रोडक्शन ऑफ इन्वेंटरीज दैट प्रोडक्शन ऑफ इन्वेंटरीज चीज दैट हैव अ लॉन्ग प्रोडक्शन टाइम कैन बी कैपिटलाइज्ड। तो बोलो सर, जो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लेगा उसको क्या हम कैपिटलाइज कर सकते हैं क्या, बोलो। यहाँ पे तीन प्रोडक्ट है कंपनी का, जो है ना तीन प्रोडक्ट है। क्या क्या प्रोडक्ट है सर कंपनी का, कंपनी का जो प्रोडक्ट है यहाँ पे घी है, बटर है और चीज है। और क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोल रहा है कि इसमें जो है ना सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लेता है, सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम। और ये भी नहीं बता रहा है कि रेपिटेटिव बेसिस में हो रहा है कि नहीं, राइट। तो फिर यहाँ पे जो भी, यहाँ पे सिर्फ हम क्या अज्यूम करेंगे, ये क्या हो रहा है, चीज जो है ना ये सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम में हो रहा है, सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम ले रहा है और अलोंग विद दैट इट इज नॉट ऑन रेगुलर बेसिस। तो फिर उस केस में क्या करेंगे सर, इसको क्वालिफाइंग असेट मानेंगे और कैपिटलाइजेशन हो जाएगा। तो देखो आंसर, Ind AS 23 does not require the capitalization of borrowing cost for the inventories that manufactured in the large quantities on the repetitive basis. बराबर। Ind AS 23 तो एक्सक्लूड करता है ना, जो भी इन्वेंट्रीज है जो लार्ज क्वांटिटीज में हो रहा है उसको एक्सक्लूड करता है। बट हाउएवर इंटरेस्ट कैपिटलाइजेशन इज परमिटेड as long as production cycle says a substantial period of time ले रहा है। एंड एज विद चीज, चीज में यहाँ पे सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम ले रहा है, तो फिर क्या सर उसको कैपिटलाइज कर देंगे। क्लियर। चलो यहाँ पे एक और चीज देख लो, ये वाला इलस्ट्रेशन नंबर 2। Done, sir. डन। चलो देखते हैं क्वेश्चन। अ कंपनी इज इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलप करने के इसमें, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, याद रखना। द असेट हैज बीन क्वालिफाइड फॉर रिकग्निशन पर्पस। असेट जो है ना क्वालिफाई करता है रिकग्निशन पर्पस के लिए। रिकग्निशन पर्पस क्या है सर, यानी ये क्वालिफाइंग असेट है। हाउएवर द डेवलपमेंट ऑफ द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विल टेक अ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू कंप्लीट। बराबर ना, डेवलपमेंट लेने के लिए क्या है, मेरा जो है ना सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लेता है। डेवलपमेंट यानी हमने देखा था इंडिया 38 में जो है ना डेवलपमेंट स्टेज में जो भी होता है, तो फिर उसका क्या है, सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लेगा, तो फिर वो क्वालिफाइड एसेट है। कैन द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बी परमिटेड एज अ क्वालिफाइंग एसेट अंडर इंडेस 23। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को हम क्वालिफाइंग एसेट मान सकते हैं क्या, बोलो बोलो, मान Yes. सकते हैं क्या, यस। क्योंकि ये एक इंटेंजिबल एसेट्स है और सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम ले रहा है, तो फिर उस केस में मान सकते हैं। देन सेकंड, इज मैनेजमेंट इंटेंशन कंसिडर्ड व्हेन असेसिंग वेदर द एसेट इज क्वालिफाइंग एसेट और नॉट। तो मैनेजमेंट का इंटेंशन हम कंसिडर करेंगे क्या, हाँ सर करेंगे, क्यों करेंगे बताओ। अब आगे हम क्या करेंगे सर, हम जो है ना पीरियड ऑफ बोरिंग कॉस्ट, मतलब पीरियड ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट देखेंगे, यानी कमेंसमेंट, सस्पेंशन और सीसेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट। अब इसमें जो सीसेशन वाला पार्ट है ना, इसमें मैनेजमेंट का जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों सर, यहाँ पे मैनेजमेंट को पता होगा ना, मैनेजमेंट को पता होगा कि मेरा जो असेट है वो रेडी फॉर यूज है या रेडी फॉर सेल है। बराबर ना, मैनेजमेंट को पता होगा कि यहाँ पे मेरा जो असेट है वो डेवलपिंग स्टेज में है, मैनेजमेंट को पता होगा। सेकंड, वो जो है ना वो कंप्लीट है और ये रेडी फॉर यूज है और रेडी फॉर सेल है, ये किसको पता चलेगा सर, मैनेजमेंट को पता होगा ना, मैनेजमेंट का जजमेंट वहां पे लगेगा। तो फिर यहाँ पे मैनेजमेंट जजमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैनेजमेंट का जजमेंट हम कंसिडर करते हैं। तो फिर आंसर देख लो, सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या है सर, यस एन इंटेंजिबल असेट, पहले वाले का, दैट टेक्स अ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज or sale is a qualifying asset. This would be the case of internally generated computer software in development phase when it takes a substantial period of time to complete. ये मेरा फर्स्ट वाला पार्ट है, जो इंटेंजिबल एसेट अंडर द डेवलपमेंट फेज आता है और सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम ले रहा है, तो फिर यहाँ पे ये बोरिंग कॉस्ट के लिए क्वालिफाई होता है सर। सेकंड जो है ना मैनेजमेंट का जजमेट, यस सर कंसिडर करेंगे, क्यों कंसिडर करेंगे, असेस वेदर एन एसेट एट द एंड ऑफ द एक्विजिशन इज रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल। द asset might be qualifying asset depending on how management intends to use it.
यानी क्या, असेट जो है ना वो क्वालिफाई जब होगा जब मैनेजमेंट का इंटेंशन कैसा है वो पता चलेगा। यानी क्या, समझो कोई भी कैलकुलेटर है, समझो ये कैलकुलेटर है, ये कंप्लीट होने के बाद यूज करेगा कोई भी मैनेजमेंट, क्या पता कोई तो मैनेजमेंट ऐसा है कि इसका जो है ना बिना कंप्लीशन इन बिटवीन उसको कुछ प्रोग्रामिंग के लिए यूज करना पड़े, हो सकता है ना प्रोग्राम के लिए यूज करना पड़े। तो ये जो जजमेंट है ना वो मैनेजमेंट को पता होगा, तो मैनेजमेंट को जब पता होगा सर, मैनेजमेंट का जजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल व्हेन द एसेट एक्वायर्ड can only be used in combination with a large group of fixed asset or was acquired specifically for the construction on one specific qualifying asset, assessment of whether the acquired asset is a qualifying asset is made on the combined basis। ये जो है ना ये एग्जांपल दिया है, ठीक है, एक बार रीड कर लेना, सिंपल। देन कम्स ये वाला, हाँ जल्दी जल्दी ये क्वेश्चन एक बार कर लो, इलस्ट्रेशन नंबर 3, फटाफट रीड कर लो। Done, sir. डन, देख लो। A telecom company has acquired a 3G license। 3G लाइसेंस लिया है सर, द लाइसेंस कुड बी सोल्ड और लाइसेंस टू द थर्ड पार्टी, ओके, या तो सेल भी कर सकते हैं या तो थर्ड पार्टी को लाइसेंस भी कर सकते हैं। हाउ एवर द मैनेजमेंट इंटेंस टू यूज इट टू ऑपरेट वायरलेस नेटवर्क, मैनेजमेंट चाह रहा है कि वायरलेस नेटवर्क के लिए यूज करे। अब डेवलपमेंट ऑफ द नेटवर्क स्टार्ट्स व्हेन द लाइसेंस इज एक्वायर्ड। अब यहाँ पे सर जो डेवलपमेंट ऑफ नेटवर्क जो है ना, नेटवर्क डिपेंड किसके ऊपर ऊपर करता है, लाइसेंस के ऊपर। ये स्टार्टिंग स्टेज है, ये जो लाइसेंस एक्वायर करना है इज द स्टार्टिंग स्टेज। तो फिर यहाँ पे इसको क्या करेंगे सर, क्वालिफाइंग एसेट कंसिडर करेंगे। सच बोरिंग कॉस्ट ऑन दी एक्विजिशन ऑफ 3G लाइसेंस बी कैपिटलाइज्ड अंटिल द नेटवर्क इज रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज। पूछ रहा है कि हम कर सकते हैं, हाँ सर कर सकते हैं। क्यों, यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ नेटवर्क जो है ना ये सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लेगा, और ये सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम के लिए मतलब स्टार्ट करने के लिए मुझे लाइसेंस चाहिए। वो लाइसेंस किसके लिए ले रहा है, फॉर द पर्पस ऑफ डेवलपमेंट, राइट। तो फिर मेरा डेफिनेशन में क्या इंक्लूड कर रहा है, एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन, राइट, ऑफ क्वालिफाइंग एसेट। यहाँ पे एक्विजिशन हो रहा है, एक्विजिशन ऑफ लाइसेंस फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ क्या है सर, क्वालिफाइंग एसेट। तो फिर यहाँ पे उसके लिए इसको कैपिटलाइज कर देंगे, देख लो। यस द लाइसेंस शैल बी एक्सक्लूसिवली एक्वायर्ड टू ऑपरेट द वायरलेस नेटवर्क। द फैक्ट दैट द लाइसेंस कैन बी यूज्ड और इज इररिलेवेंट, ये जो है ना फैक्ट कि ये थर्ड पार्टी को लाइसेंस करते हैं सोल्ड कर सकते हैं वो इररिलेवेंट है। मेरा क्या यूज है, वायरलेस नेटवर्क डेवलप करना है। तो इट इज अ पार्ट ऑफ नेटवर्क इन्वेस्टमेंट which meets the definition of qualifying asset under Ind AS 23, और इसको क्या करेंगे सर, क्वालिफाइंग एसेट मान लेंगे। तो मेरे पास एक 1.30 सेकेंड्स बचा है, तो फिर फटाफट मैं रिवाइज कर लेता हूँ जो जो हमने पढ़ा है, क्योंकि बेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने क्या किया था सर, आज स्टार्ट किया इंड एस 23 का बोरिंग कॉस्ट। जब बोरिंग कॉस्ट का स्टार्ट किया तो फिर बोरिंग कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड करेंगे सर, हम इंटरेस्ट इंक्लूड करेंगे एंड अदर कॉस्ट भी इंक्लूड करेंगे। तो इंटरेस्ट जो है ना अपना नॉर्मल इंटरेस्ट चार्जेस एंड अदर कॉस्ट इज समथिंग लाइक ब्रोकरेज कॉस्ट वगैरह सब कुछ। अब यहाँ पे जो इंटरेस्ट कॉस्ट और ब्रोकरिंग कॉस्ट को कवर करने, हम इंटरेस्ट कॉस्ट जो है ना वो हम रिकग्नाइज करते हैं बेस्ड ऑन इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड क्या है सर, इंड एस 109 में लिया है। अब ये जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्यों कंप्यूट करते हैं सर, टू कवर द कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट जो है ना वो कवर करना है। फिर उसके बाद ये जो दो है ये हमने बाद में पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रीटमेंट क्या होगा सर बोरिंग कॉस्ट का, बोरिंग कॉस्ट का ट्रीटमेंट क्या होगा सर, अगर वो किसके लिए ले रहा हूँ, एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन के लिए ले रहा हूँ, तो फिर उस केस में इसको कैपिटलाइज कर देंगे सर असेट्स में। किसके लिए होना चाहिए, क्वालिफाइंग एसेट के लिए होना चाहिए, राइट। अगर कोई भी दूसरा है तो फिर उस केस में उसको रिकग्नाइज कर दूंगा सर पीएनएल में, ठीक है। अब आए फिर उसके बाद क्वालिफाइंग एसेट के मीनिंग में। अब क्वालिफाइंग एसेट का मीनिंग क्या था, क्वालिफाइंग एसेट मीनिंग ये क्या है सर, इट शुड टेक अ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम फॉर इट्स रेडी टू यूज और सेल। ये दोनों के लिए क्या है, एक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लेना चाहिए। अगर ले रहा है तो फिर वो क्वालिफाइंग एसेट है। उसका एग्जांपल देखा था, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, बिल्डिंग, मैन्युफैक्चरिंग, पावर प्लांट। फिर उसके बाद हमने इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट स्टेज वो सारा चीजें देख लिया है। फिर उसके बाद नोट क्या था कि अगर जो है ना सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम क्लियरली डिफाइंड नहीं है, बट वो इंडिया 16 में डिफाइंड है कि 12 मंथ्स हम कंसिडर कर सकते हैं। इन्वेंट्रीज विच आर प्रोड्यूस्ड, इन्वेंट्रीज विच आर प्रोड्यूस्ड इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम उसको कंसिडर नहीं करते एज अ क्वालिफाइंग एसेट। और इन्वेंट्रीज विच आर प्रोड्यूस टेक्स अ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम, और वो जो है ना रेपिटेटिव बेसिस यानी रेगुलर बेसिस में प्रोड्यूस करे तो फिर उसको भी हम क्वालिफाइंग एसेट मानते नहीं है सर। वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई किया उसको क्वालिफाइंग एसेट मान जाएंगे। देन बायोलॉजिकल एसेट जो है ना, बायोलॉजिकल एसेट वो इंडेस 23 कवर नहीं करेगा। बायोलॉजिकल एसेट हम